कैसे हो दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत यादव दोस्तों लाइफलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों अपन अंकेक्षण टॉपिक पढ़ रहे थे और अंकेक्षण टॉपिक के अंदर अपन ने अंकेक्षक की नियुक्ति पढ़ी थी। अपन ने सरकारी कंपनी में अंकेक्षक की नियुक्ति अपन ने देखी। प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति देखी, सरकारी कंपनी में प्रथम अंकेक्षक के बाद के अंकेक्षकों की नियुक्ति देखी। फिर अपन ने अन्य कंपनियों में, सरकारी कंपनी के अलावा अन्य कंपनियों में प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति देखी। और अन्य कंपनियों में, सरकारी कंपनी के अलावा अन्य कंपनियों में अपन ने प्रथम अंकेक्षक के बाद के अंकेक्षकों की नियुक्ति किस प्रकार की जाएगी, ये सब अपन ने देखा। अब अंकेक्षक की अपन पुनर्नियुक्ति के संबंध में पढ़ेंगे। तो दोस्तों अंकेक्षक की पुनर्नियुक्ति का संबंध में अपने सेक्शन 1399 के अंतर्गत दे रखा है। तो आपसे पूछे कि कंपनी अधिनियम के किस अनुच्छेद के अंदर, किस धारा के अंतर्गत, यानी कि किस सेक्शन के अंतर्गत अंकेक्षक की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान है, किस अंकेक्षक की पुनर्नियुक्ति का प्रावधान किस धारा में है। तो दोस्तों 1399 के अंदर है। एक सेवानिवृत्त ऑडिटर के स्थान पर एक सेवानिवृत्त हो रहा है ऑडिटर, मान लीजिए 1 वर्ष के लिए एक ऑडिटर को एक एजीएम में नियुक्त किया गया। जब नेक्स्ट एजीएम आएगी दूसरे वर्ष, तो ये यहाँ पे इसका टेन्योर 1 साल का इसका पीरियड पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको क्या किया जाएगा, पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। सामान्यतः क्या किया जाता है, पुनर्नियुक्त किया जाता है, वापस से इसी को पुनर्नियुक्त किया जाता है आम तौर पर। तो देखिएगा, एक सेवानिवृत्त ऑडिटर के स्थान पर आमतौर पर उसी ऑडिटर को पुनर्नियुक्त कर दिया जाता है, आमतौर पर उसी को पुनर्नियुक्त किया जाता है। लेकिन उसके विरुद्ध निम्नलिखित शर्तें पूरी नहीं होनी चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी कंडीशन वो अगर पूरी कर देता है तो दोस्तों वो पुनर्नियुक्ति के योग्य नहीं होगा। अब ये अपन कंडीशंस बाद में देखेंगे, पहले अपन नीचे समझेंगे। दोस्तों अंकेक्षक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। एक अंकेक्षक व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत रूप से किसी एक सीए को, किसी कंपनी का अंकेक्षक अगर नियुक्त किया गया है तो उसका कार्यकाल अधिकतम उसमें 5 वर्ष का होगा। तो दोस्तों जब पहली एजीएम होगी उसको नियुक्त कर दिया गया। एनुअल जर्नल मीटिंग, वार्षिक सामान्य मीटिंग जो होगी, एनुअल जनरल मीटिंग जो होगी, उसमें उसको नियुक्त कर दिया गया। अगले साल उसको क्या कर दिया जाएगा, सामान्य तौर पर अभी अपन ने देखा सेक्शन 1399 सब सेक्शन 9 क्या कह रहा है कि उसको सामान्यतः जिसका 1 साल का कार्यकाल पूरा होता है उसी को पुनर्नियुक्त कर दिया जाता है। तो सामान्यतः इसको 1 वर्ष पूरा हो गया, अगली एजीएम में पुनर्नियुक्त कर देंगे, फिर वापस से पुनर्नियुक्त, फिर वापस से पुनर्नियुक्त। 5 वर्ष तक इसको लगातार पुनर्नियुक्त किया जाएगा। 5 वर्ष अधिकतम एक व्यक्ति अंकेक्षक रह सकता है। उसके बाद में उसको उस कंपनी का अन्य कोई अंकेक्षक कंपनी को ढूंढना पड़ेगा। तो दोस्तों ये 5 वर्ष तक पुनर्नियुक्त किया जा सकता है। तो पुनर्नियुक्ति के संबंध में अंकेक्षक को आमतौर पर पुनर्नियुक्त किया जाता है। ये किसने कहा है, 139 सब सेक्शन 9 में कहा गया है। अब ये कौन कौन सी कंडीशन है जिनमें वो पुनर्नियुक्त नहीं होगा। तो सबसे पहले उसमें अयोग्यता ग्रहण नहीं की हो, उसने अगर अयोग्यता ग्रहण नहीं की हो तो वो नियुक्त हो सकता है। अगर उसने अयोग्यता ग्रहण कर ली हो मान लीजिए दोस्तों उसने क्या कर लिया, अयोग्यता कैसे आती है, अपन अयोग्यता और योग्यताओं के बारे में नियम संख्या 141 में अपन प्रारंभ में पढ़ के आए थे। तो अयोग्यताएं कैसी आती है, 5 लाख से अधिक का क्या ले लिया हो, लोन ले लिया हो उस कंपनी से, या एडवांस ले लिया हो, 2 लाख 2 लाख से अधिक की गारंटी दे दी हो, क्या दे दी हो, गारंटी, या फिर क्या कर लिए हो, सिक्योरिटीज खरीद लियो, शेयर्स खरीद लियो हो, सिक्योरिटीज खरीद ली हो,
तो ये तीन अयोग्यताएं तो अपन ने ये देखी थी, या उसके साथ उसका क्या हो बिजनेस हो, उसके किसी रिलेटिव ने खरीद ली हो या साझेदार ने खरीद ली हो, तो ये अयोग्यताएं जो अपन पढ़ के आए थे उनमें से कोई भी अगर एक भी अयोग्यता उसमें आ गई तो दोस्तों वो अंकेक्षक बनने के लिए क्या हो जाएगा, अयोग्य हो जाएगा। अयोग्यता आ गई तो वो अंकेक्षक नियुक्त नहीं हो सकता। तो दोस्तों अंकेक्षक की पुनर्नियुक्ति होने के लिए उसमें कोई भी अयोग्यता नहीं आनी चाहिए। अगर उसमें अयोग्यता आ गई तो वो पुनर्नियुक्त नहीं हो पाएगा। एक पॉइंट, उसने कंपनी को रीअपॉइंटमेंट नहीं करने का लिखित में नोटिस दी नहीं दिया हो, उसको लिखित में अगर उसने लिखित में अगर कंपनी को नोटिस दे दिया कि मैं रीअपॉइंटमेंट पुनर्नियुक्त नहीं होना चाहता, अंकेक्षक स्वयं ही क्या नोट देता है, नोटिस देता है किसको, कंपनी को। क्या नोटिस देता है कि पुनर्नियुक्त नहीं होना चाहता। ऑडिटर स्वयं है जो सीए है वो खुद ही ये दे दे कि नोटिस है कि मैं पुनर्नियुक्त नहीं होना चाहता, तो दोस्तों वो नियुक्त नहीं किया जा सकता पुनर्नियुक्त। दूसरी कंडीशन ये हुई। और तीसरी कंडीशन क्या थी, तीसरी कंडीशन अपनी क्या थी, उसके विरुद्ध सदस्यों द्वारा रिअपॉइंट नहीं करने का स्पेशल रिजोल्यूशन विशेष प्रस्ताव पारित नहीं किया गया होना चाहिए। अब दोस्तों ये तीसरी कंडीशन भी समझिएगा। अब दोस्तों अपन ने अभी देखा था, अपन पढ़ते आ रहे हैं, फर्स्ट एजीएम, एनुअल जर्नल मीटिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। दोस्तों एक अंक से ये 5 साल हो गए, 1 2 3 4 और 5। दोस्तों 5 वर्ष के लिए एक अंकेक्षक किसी कंपनी में नियुक्त किया जा सकता है व्यक्तिगत रूप से। तो पहली एजीएम में उसको नियुक्त कौन करेगा, एजीएम में एनुअल जनरल मीटिंग में सदस्यों द्वारा क्या कर दी जाती है, नियुक्ति। तो दोस्तों ये सदस्यों का अधिकार है पहली एजीएम में उसका। दूसरी एजीएम जब होगी, एनुअल जनरल मीटिंग जब होगी, तो उसका कार्यकाल 1 वर्ष का पूरा हो जाएगा। अब इसको पुनर्नियुक्त करना है या नहीं करना, पुनर्नियुक्त करना है या नहीं करना, ये तय कौन करेगा, ये सदस्य तय करेंगे कि इसको पुनर्नियुक्त करना है या नहीं करना है। एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग जब होगी तो सदस्य तय करेंगे कि इस अंकेक्षक को पुनः अगले वर्ष के लिए नियुक्त करना है या नहीं, पुनः नियुक्ति करनी है या नहीं। तो जब ये सदस्यों को अधिकार है कि तय करने का, तो जब सदस्यों दोस्तों दूसरी जब मीटिंग हो रही है, इसका 1 वर्ष का टेन्योवर कार्यकाल पूरा हो गया और अंकेक्षक की पुनर्नियुक्ति के समय पे जब एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है, तो दोस्तों सदस्य अगर क्या कर देते हैं, प्रस्ताव पास कर देते हैं। प्रस्ताव पास किस बात का कर देते हैं कि इस विशेष प्रस्ताव होता है, विशेष प्रस्ताव पास कर देते हैं कि विशेष प्रस्ताव पास कर देते हैं कि हमें इस अंकेक्षक को पुनः नियुक्त नहीं करना सदस्य। तो दोस्तों उस व्यक्ति को पुनर्नियुक्त करने वाले सदस्य हैं और इन्होंने विशेष प्रस्ताव पास कर दिया कि हम इसको वापस से नियुक्त नहीं करेंगे, तो दोस्तों उसकी पुनर्नियुक्ति नहीं हो सकती। तो ये 3 कंडीशनों में अंकेक्षक की पुनर्नियुक्ति सामान्यतः। अब इसका सारांश रूप में समझिएगा। अंकेक्षक की पुनर्नियुक्ति के संबंध में आपसे धारा पूछे तो 1399 सब सेक्शन 9 है। एक सेवानिवृत्त ऑडिटर के स्थान पर आम तौर पर उसी ऑडिटर को पुनर्नियुक्त किया जाता है।
लेकिन ये 3 कंडीशन की स्थिति में पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता है। उसको अंकेक्षक बनने की कोई अयोग्यता आ गई, उसमें बाद में उसने कोई सिक्योरिटी खरीद ली, कंपनी की 5 लाख से अधिक का ऋण ले लिया, इस प्रकार से उसमें कोई अयोग्यता आ गई तो वो पुनर्नियुक्त नहीं हो सकता। दूसरा, रीअपॉइंटमेंट नहीं करने की उसने स्वयं ही इच्छा जाहिर कर दी कि मैं रीअपॉइंटमेंट नहीं होना चाहता, सीए स्वयं ये कह दे और इस बात का कंपनी को नोटिस भेज दे, तो भी वो पुनर्नियुक्त नहीं होगा। और तीसरा, रीअपॉइंटमेंट करने वाले सदस्य क्या करें, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर उसके खिलाफ प्रस्ताव पास कर दें कि इसको विशेष प्रस्ताव पारित कर दें, स्पेशल प्रपोजल पारित कर दें कि हम इसको पुनर्नियुक्त नहीं करना चाहते। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में भी वो व्यक्ति पुनर्नियुक्त नहीं होगा। ये विशेष प्रस्ताव क्या होता है दोस्तों, सामान्य प्रस्ताव तो होता है 50% से अधिक लोग अगर ये कह देंगे कि इसको पुनर्नियुक्त नहीं करना तो वो सामान्य प्रस्ताव होता है। और विशेष प्रस्ताव जब दोस्तों 2/3 लोग ये कह देंगे कि हम इसको पुनर्नियुक्त नहीं करना चाहते तो वो स्पेशल प्रपोजल होता है। तो ये हो गया विशेष प्रस्ताव। अब दोस्तों ये अगला पॉइंट क्या कहता है, धारा 139 सब सेक्शन 10 क्या कहता है, यदि किसी कारण से एजीएम में एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर की पुनर्नियुक्ति नहीं हो और ना ही किसी नए अंकेक्षक की नियुक्ति हो तो अगले अंकेक्षक ही अगली एजीएम तक ऑडिटर बना रहेगा। अब ये दोस्तों ये 139 सब सेक्शन 10 क्या कहता है, इसको समझाऊंगा आपको। दोस्तों एक धारा है और ये धारा कौन सी है, 139 सब सेक्शन 10 ये क्या कहती है, ये कहता है कि दोस्तों एक वर्ष फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर प्रारंभ हुआ, यहाँ से थर्ड ईयर प्रारंभ हुआ और ये फोर्थ ईयर, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, ये एजीएम हुई। अब दोस्तों पहले एजीएम हुई, एजीएम में क्या किया, अंकेक्षक की क्या हुई, नियुक्ति हुई। अंकेक्षक की क्या हुई, नियुक्ति हुई। 1 वर्ष तक अंकेक्षक ने कार्य किया। अब दूसरी एजीएम हुई, एनुअल जनरल मीटिंग हुई। इसमें क्या हुआ, एनुअल जनरल मीटिंग में किसी कारणवश क्या हुआ दोस्तों, ना तो ऑडिटर को पुनर्नियुक्ति नहीं की, ना तो पुनर्नियुक्ति हुई उसी ऑडिटर की जो सीए यहाँ पे 1 वर्ष के लिए लगाया गया था, इसको भी पुनर्नियुक्त नहीं किया गया, इस सीए को भी, और नया भी नहीं लगाया गया, नया सीए की भी नियुक्ति नहीं की गई इस एजीएम में। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में अगली एजीएम तक यही सीए कार्य करेगा, यही सीए अंकेक्षक के रूप में कार्य करेगा। बस यही पॉइंट कह रहा है 139 सब सेक्शन 10। अब इसको समझिएगा, यदि किसी कारण से एजीएम में ऑडिटर की पुनर्नियुक्ति नहीं हो और ना ही नए अंकेक्षक की नियुक्ति हो तो पुराना अंकेक्षक ही अगली एजीएम तक ऑडिटर बना रहेगा। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों रोटेशन ऑफ ऑडिटर, अब ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर होता क्या है, ऑडिटर का घूर्णन होता क्या है, रोटेशन ऑफ ऑडिटर। ये आपसे पूछे रोटेशन ऑफ ऑडिटर के संबंध में कौन सी धारा है, तो 139 सब सेक्शन 2 ऑडिटर के घूर्णन के संबंध में, रोटेशन के संबंध में 139 सब सेक्शन 2 है। और ये ऑडिटर का घूर्णन के संबंध में ये मामला क्या है ये भी समझिएगा। दोस्तों ये एक अंकेक्षक सीए था, एजीएम हुई, एनुअल जनरल मीटिंग हुई यहाँ पे, इसमें एक व्यक्ति सीए को क्या नियुक्त किया गया, अंकेक्षक नियुक्त किया गया। अब इसको वापस से पुनर्नियुक्त किया गया, फिर वापस से पुनर्नियुक्त किया गया अगली एजीएम में, फिर वापस से पुनर्नियुक्त किया गया, फिर वापस से पुनर्नियुक्त किया गया।
इसकी वापस से पुनर्नियुक्ति हो रही है लगातार। तो दोस्तों ये रोटेशन ऑफ द ऑडिटर क्या होता है, ये 5 वर्ष के लिए 6 एजीएम के अंत तक, और वैसे देखे तो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष और ये 5 वर्ष के लिए अंकेक्षक नियुक्त हुआ। अब इसका 5 वर्ष समाप्त हो गए। अब समाप्ति पर दोस्तों छठी एजीएम के अंत में क्या करेंगे, या छठी एजीएम के अंत में अगले वर्ष के लिए क्या नियुक्त करेंगे, ऑडिटर नियुक्त करेंगे। तो दोस्तों इस सीए के तो 5 वर्ष हो गए, इस ये वाला सीए था इसके तो 5 वर्ष हो गए, ये तो रीअपॉइंटमेंट हो नहीं सकता। तो यहाँ पे नया सीए लगाया जाएगा, और वो नया कितने दिन तक, 5 वर्ष तक दूसरा कार्य करेगा। उसके बाद दोस्तों अब इस सीए का, ये दूसरा सीए है, सीए सेकंड है, सीए सेकंड है, ये दूसरा सीए, ये पहला सीए था, इसका 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया तो इसको वापस से नहीं लगा सकते। अब ये यहाँ पे इसी कंपनी में 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद ये 5 वर्ष और 5 वर्ष तक ये नियुक्त नहीं हो सकता इस कंपनी में। इसी कंपनी में ये व्यक्ति 5 वर्ष का एक बार कार्यकाल पूरा कर लिया, फिर ये 5 वर्ष का गैप आएगा, ये 5 वर्ष तक यहाँ पे नियुक्त, 5 वर्ष नौकरी करेगा, मतलब कहने का मतलब 5 वर्ष तक ये अंकेक्षण करेगा, और अंकेक्षण करने के बाद अगले 5 वर्ष तक ये इस कंपनी का अंकेक्षण नहीं कर सकता। फिर जैसे ही ये दूसरे सीए का 5 वर्ष कंप्लीट हो गया, उसके बाद ये वापस से 11वीं एजीएम से लेके 12वीं 13वीं फिर ये 5 वर्ष तक वापस कार्य कर सकता है, और इसी को रोटेशन ऑफ द ऑडिटर कहते हैं, रोटेशन ऑफ ऑडिट कहते हैं, अंकेक्षण कहते हैं। ये तो हुआ इंडिविजुअल के मामले में। दूसरा दोस्तों, अगर मान लो फर्म को नियुक्त किया जाता है, सीए फर्म को ऑडिटर नियुक्त किया, अभी जो अपन पढ़े ये तो था इंडिविजुअल किसी सीए को नियुक्त किया जाए, अब सीए फर्म को ऑडिटर अंकेक्षक नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों सीए फर्म को जब अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है तो 5-5 वर्ष के 2 टर्नओवर, यानी कि दोस्तों 5 वर्ष तक के लिए ये सीए फर्म अंकेक्षक नियुक्त होगी। फर्म अंकेक्षक नियुक्त होगी 5 वर्ष तक। इसमें जो सीए, मान लो ये 2 पार्टनर है, सीए ए प्लस सीए बी, दोनों ने मिलके फर्म बना रखी है, इन दोनों ने मिलके फर्म बना रखी है। तो 5 वर्ष तक ये सीए हस्ताक्षर कर रहा था, तो 5 वर्ष तक ये सीए फर्म कार्य करेगी, तो ये सीए हस्ताक्षर करेगा। फिर अगले 5 वर्ष तक, यहां से लेकर के अगले 5 वर्ष तक ये दूसरा सीए हस्ताक्षर करेगा। 10 वर्ष तक लगातार सीए फर्म को अगर नियुक्त किया गया है तो वो अंकेक्षण कार्य कर सकती है। फिर वो ये रोटेशन घूमेगा, 10 वर्ष तक ये लगातार कर सकती है। फिर इसमें गैप आएगा इसी प्रकार से, फिर ये 10 वर्ष तक कर सकते हैं, फिर गैप आएगा, फिर 10 वर्ष तक कर सकते हैं। तो ये अंकेक्षण का रोटेशन ऑफ अंकेक्षण कहलाता है। अब ये रोटेशन ऑफ ऑडिटर, अंकेक्षक का आवर्तन व घूर्णन, ये किन कंपनियों पर लागू होता है, ये आवर्तन का जो अपन अभी पढ़े हैं ये किन कंपनियों पर लागू होता है, इसके संबंध में दे रखा है 139 सब सेक्शन 2 में। यह नियम निम्न कंपनियों पर लागू होता है। लिस्टेड कंपनी, जिन कंपनियों के लिस्टेड कंपनी, सूचीबद्ध कंपनी कौन सी होती हैं जिनके शेयर्स शेयर बाजार में खरीदे और बेचे जाते हैं, वो लिस्टेड कंपनी कहलाती हैं। तो लिस्टेड कंपनियों पर रोटेशन ऑफ ऑडिटर का ये नियम लागू होता है। दूसरा किस पर, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। अनलिस्टेड, लिस्टेड कंपनी तो सभी प्रकार की जिनके शेयर बिकते हैं। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी कौन सी, जिनकी शेयर्स कैपिटल 10 करोड़ या अधिक से हो, अधिक हो, यानी कि जिनकी दोस्तों पूंजी
जिन कंपनियों की पूंजी, जिनके शेयर्स 10 करोड़ से अधिक के पेड अप कैपिटल हो, यानी कि शेयर्स जारी कर रखे हो और उनका भुगतान प्राप्त हो रखा हो, ऐसे 10 करोड़ या अधिक के शेयर हैं, पब्लिक कंपनी है, अनलिस्टेड कंपनी है, तो दोस्तों उसको भी रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाला नियम लागू होगा। यानी कि 5 वर्ष के लिए जिसको उन्होंने अंकेक्षक नियुक्त किया था, फिर 5 वर्ष का उनको गैप देना पड़ेगा, किसी और व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा, फिर अगले 5 वर्ष में वो उसको नियुक्त कर सकते हैं। तो ये उसको रोटेशन ऑफ द ऑडिटर कहते हैं। और ये किन किन कंपनियों पे? लिस्टेड कंपनियों को लागू होता है। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो 10 करोड़ या उससे अधिक उसकी पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। और तीसरा, प्राइवेट कंपनी कौन सी? प्राइवेट कंपनियों पर लागू होता है पेड अप शेयर्स कैपिटल 50 करोड़ या 50 करोड़ से अधिक हो। जिनकी पेड अप शेयर्स कैपिटल 50 करोड़ या 50 करोड़ से अधिक है, प्राइवेट कंपनी है, तो उसको शेयर्स दोस्तों पेड अप शेयर्स कैपिटल 50 करोड़ या 50 करोड़ से अधिक है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो दोस्तों ऐसी स्थिति के अंदर उस पर भी रोटेशन ऑफ ऑडिटर का नियम लागू होगा। उसको 5 वर्ष अंकेक्षण जिस व्यक्ति से करवाया उसके बाद 5 वर्ष किसी अन्य से करवाना होगा, फिर 5 वर्ष वो व्यक्ति कर सकता है। ऐसी कंपनी जिसका ऋण, और ऐसी कंपनी जिसका 50 करोड़ या 50 करोड़ से अधिक हो, ऐसा कंपनी जिसका ऋण और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या पब्लिक डिपॉजिट से 50 करोड़ या अधिक से ज्यादा का जिसका ऋण हो, या 50 करोड़ या ज्यादा से पेड अप कैपिटल हो, तो ऐसी कंपनी क्या कर सकती है दोस्तों? ये प्राइवेट कंपनी के संबंध में है दोस्तों। उसको क्या रोटेशन का नियम लागू होगा? ओपीसी 1% कंपनी होती है। ये दो ओपीसी क्या है? 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी, छोटी कंपनी, स्मॉल कंपनी, इनको रोटेशन के नियम लागू नहीं होते, इन दो को छूट है। ये यहां तक की बातें अपन ने समझी। अब दोस्तों अंकेक्षक की आकस्मिक रिक्तति। अब तक अपना अंकेक्षक का कार्यकाल अपन जब पढ़ रहे थे तो कार्यकाल एक एजीएम से दूसरी एजीएम में जब पूर्ण हो रहा था 1 वर्ष का, उसके बाद उसकी अपन पुनर्नियुक्ति पढ़ रहे थे, या उसके बाद अंकेक्षक की नियुक्ति के बारे में पढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों अब स्थिति कुछ ऐसी है, अंकेक्षक की आकस्मिक रिक्तति का मतलब है वर्ष के मध्य में ही अंकेक्षक का पद रिक्त हो जाए किसी भी कारण से, तो वो आकस्मिक रिक्तति कहलाती है। और ऐसी स्थिति को धारा सब 139 सब सेक्शन 8 में बताया गया है। अंकेक्षक कार्यकाल के दौरान ऑडिटर का हटाना, अंकेक्षण कार्यकाल के बीच में ही किसी भी कारणवश ऑडिटर या स्वयं त्याग पत्र देके चला जाए, या मृत्यु हो जाए, या पागल हो जाए, या फिर उसको कंपनी के द्वारा वर्ष के मध्य में ही अगर हटा दिया जाए, तो दोस्तों उसको क्या कहते हैं? आकस्मिक रिक्तति कहते हैं। अचानक से हुई रिक्तति कहते हैं। वर्ष के बीच में जो भी हो, अंकेक्षक अगर हटाया जा रहा है तो वो आकस्मिक रिक्तति की कंडीशन में आता है। 1398 में इसका प्रावधान किया गया है। यदि अंकेक्षक के पद की आकस्मिक रिक्तति त्याग पत्र के कारण होती है, आकस्मिक रिक्तति वर्ष के बीच में अंकेक्षक का कार्य छोड़कर त्याग पत्र देकर भागता है अगर, तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगले 30 दिन में नए अंकेक्षक की नियुक्ति करनी होती है। ये प्रावधान हुआ दोस्तों। अगर अंकेक्षक स्वयं वर्ष के बीच में त्याग पत्र देकर चला जाए, तो ऐसी स्थिति में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिस दिन वो त्याग पत्र देके जा रहा है उसी दिन से 30 दिन के अंतर्गत नए अंकेक्षक की क्या करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नियुक्ति करेंगे। फिर उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा जो नियुक्ति की गई है उसका 3 माह के अंदर, कितने माह में? 3 माह में ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग के अंदर, क्योंकि दोस्तों वर्ष के बीच में गया है, मामला क्या बना है दोस्तों? 1 वर्ष प्रारंभ हुआ, दूसरा वर्ष प्रारंभ हुआ दोस्तों, 1 वर्ष तक किसी सीए ने कार्य किया, फिर यहाँ पे इसको पुनर्नियुक्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? पुनर्नियुक्त। लेकिन ये बीच में, वर्ष के बीच में क्या दे देता है? त्याग पत्र। तो 30 दिन के अंदर नियुक्त करेगा। 30 दिन के अंदर ये त्याग पत्र जिस दिन देगा उस दिन से 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? नया अंकेक्षक नियुक्त करेंगे।
नया अंकेक्षक नियुक्त करेंगे। अब ये नया अंकेक्षक जो नियुक्त करेंगे, इसके लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को पहले कौन कर रहा था, अपन जब पढ़ रहे थे वर्ष के अंत में पूरे वर्ष तक अगर ये कार्य करता तो एजीएम होती, एनुअल जर्नल मीटिंग, वार्षिक सामान्य सभा होती, एनुअल जर्नल मीटिंग के अंदर नियुक्ति हो रही थी। तो अब दोस्तों ये तो बीच में ही भग गया, तो बीच में तो जर्नल मीटिंग होती नहीं है। एनुअल जर्नल मीटिंग, जो एनुअल शब्द यूज हो रहा है, ये तो वर्ष के अंत में होती है प्रति वर्ष। तो दोस्तों यहाँ पे जो मीटिंग बुलाई जाएगी बीच में अचानक से आवश्यकता होने पर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, उसको बोलते हैं ईजीएम। वर्ष के बीच में जो मीटिंग बुलाई जा रही है अति आवश्यक कार्य से एनुअल जर्नल मीटिंग के अलावा जब मीटिंग बुलानी पड़ रही है तो ईजीएम कहते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे, 30 दिन में तो क्या करेंगे, ऑडिटर की नियुक्ति करेंगे, नया अंकेक्षक लगाएंगे। फिर दोस्तों ईजीएम बुलाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और इस मीटिंग में 3 माह के अंदर बुला करके नया अंकेक्षक की नियुक्ति करने के बाद 3 माह के अंदर इस ईजीएम के अंदर इसकी क्या लेंगे, स्वीकृति लेंगे। अंकेक्षक की नियुक्ति की क्या लेंगे, स्वीकृति लेंगे कि मैंने ये अंकेक्षक नियुक्त कर दिया है, नया पहले वाला त्याग पत्र देके चला गया। जब ये ईजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में, सॉरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में सदस्य स्वीकृति दे देंगे, 3 माह के अंदर लेना आवश्यक है ये स्वीकृति, तो दोस्तों ये नया अंकेक्षक अपना कार्य करता रहेगा। तो दोस्तों अपन क्या पढ़ रहे थे, यदि अंकेक्षक पद की आकस्मिक रिक्त त्याग पत्र के कारण, अगर अंकेक्षक त्याग पत्र के कारण बीच में ही छोड़ के भाग जाता है कार्य, तो दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर 30 दिन में नए अंकेक्षक की नियुक्ति करनी होती है। ईजीएम बुलाएंगे, आयोजित कर सदस्यों से अनुमोदन प्राप्त करेंगे 3 माह के अंदर अंदर, और इसकी केंद्र सरकार को भी सूचना देंगे कि हमारा ऑडिटर त्याग पत्र दे के चला गया, अब नया अंकेक्षक नियुक्त हुआ है। अब दोस्तों ये हुआ, अब ये अंकेक्षक जो त्याग पत्र दे के गया है उसका भी तो कोई दायित्व होगा। तो दोस्तों ये सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 में क्या कहा गया है कि अंकेक्षक जब त्याग पत्र दे के जाएगा ना, वो अंकेक्षण भी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सूचना देकर जाएगा। दोस्तों सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 क्या कहता है, अंकेक्षक के द्वारा त्याग पत्र की सूचना रजिस्ट्रार ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को फॉर्म संख्या 3 भरेगा। एडीटी फॉर्म, ऑडिट का फॉर्म संख्या 3 में 30 दिन के भीतर सूचना किसको देगा, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सूचना देगा। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सूचना देगा, कौन देगा, अंकेक्षक। अगर मैंने इस कंपनी का अंकेक्षक था, मैंने अपना त्याग पत्र दे दिया, ये सूचना फॉर्म नंबर ADT 3 में, फॉर्म संख्या 3 में भर करके सूचना देगा 30 दिन के अंदर अंदर, त्याग पत्र के 30 दिन में अंकेक्षक सूचना देगा। यदि अंकेक्षक इसमें क्या करता है, त्रुटि करता है, गलती करता है, वो सूचना नहीं देता है अंकेक्षक, तो दोस्तों उसके खिलाफ सेक्शन 140 सब सेक्शन 3 के अनुसार उस पर 50,000 रुपए या अंकेक्षक का पारिश्रमिक जो भी कम होगा का जुर्माना देना होगा, और त्रुटि जारी रहेगी तो 500 रुपए प्रतिदिन के आधार पर अधिकतम 2 लाख रुपए तक को उसको क्या देना होगा, जुर्माना देना होगा। अब अपन इन दोनों स्लाइड में जो पढ़ा है वो मैं सारांश के रूप में आपको समझा देता हूं, आराम से सुनना। अपन पढ़ रहे थे धारा 1398, ये किसके संबंध में है, आकस्मिक रिक्तति। दोस्तों ये आकस्मिक रिक्तता, अब आकस्मिक रिक्तति होती कब है, जब दोस्तों आकस्मिक रिक्तता होती कब है दोस्तों, जब क्या हुआ,
ये अंकेक्षक क्या हो गया, पद त्याग के चला गया, इसको नियुक्त किया, ये पद छोड़ के वर्ष के बीच में भग जाए तो आकस्मिक रिक्तता हो गई। अब दोस्तों एजीएम होती है, एनुअल जर्नल मीटिंग, वर्ष के अंत में, प्रति वर्ष पहले वर्ष के अंत में एजीएम हुई। अब एजीएम यहाँ होगी, फिर एजीएम तीसरे वर्ष के में अंदर होगी एजीएम। तो ये तो चलती है वर्ष द वर्ष। लेकिन बीच में भग गया तो क्या किया जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नया अंकेक्षक नियुक्त करेंगे। एक काम कितने दिन में करेंगे ये नया अंकेक्षक, 30 दिन में। फिर इनको दूसरा काम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना होगा, एजीएम बुलाएंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाएंगे। एजीएम में 3 माह के अंदर अंदर इसको क्या करेंगे, इसका अनुमोदन करवाएंगे, यानी इसकी अंकेक्षक को जो नियुक्त किया गया है उसके लिए स्वीकृति लेंगे। 3 माह के अंदर अंदर एजीएम बुला करके, मीटिंग बुला करके, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला करके अनुमोदन लेंगे 3 माह के अंदर, और सरकार को सूचना देंगे। तीसरा काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे, सरकार को सूचना देंगे। एक तो अपन ने ये बातें पढ़ी, और अपन ने अगली बातें क्या पढ़ी हैं, अगली बातें अपन ने पढ़ी है सेक्शन 140 सब सेक्शन 2, इसके तहत अंकेक्षक है जो क्या कर रहा है, त्याग पत्र, त्याग पत्र दे रहा है अंकेक्षक। अंकेक्षक क्या कर रहा है, त्याग पत्र दे रहा है, तो उस अंकेक्षक का दायित्व क्या है, सूचना देगा वो आरओसी को, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को सूचना देगा कि मैंने त्याग पत्र दे दिया, एडीटी फॉरम संख्या 3 में, एडीटी फॉरम नंबर एडीटी 3 में भर करके सूचना देगा कि मैंने इस कंपनी के अंकेक्षक से त्याग पत्र दे दिया है। किसको देगा, आरओसी को देगा, और कितने दिन में देगा, 30 दिन में देगा। त्याग पत्र के 30 दिन के अंदर सूचना देगा। अगर ये सूचना नहीं देता है तो इस पे जुर्माना लगेगा अंकेक्षक पे 50,000 रुपए, या फिर उसका जो पारिश्रमिक है, जो वो अंकेक्षण कार्य कर रहा था तो उसको पारिश्रमिक मिलता उसका। ऐसे फ्री में कौन अंकेक्षण करेगा भाई, पैसे लेते हैं अंकेक्षण कार्य का, तो पारिश्रमिक या फिर 50,000 रुपए, इन दोनों में से जो भी कम होगा वो जुर्माना उस पर लगता। अगर वो इस गलती को जारी रखता है तो 500 रुपए, 1500 रुपए दो ईश्वर प्रतिदिन जुर्माना लगेगा, और ये अधिकतम 2 लाख रुपए तक जुर्माना लग सकता है। ये था प्रावधान, अब समझ गए होंगे। ये देखो 2 लाख रुपए तक का जुर्माना, सॉरी 500 रुपए है दोस्तों, ये 500 रुपए है, ये वैसे आपके पास स्लाइड में आ जाएगा, 500 रुपए प्रतिदिन तक का जुर्माना लगेगा। अब आगे मामला समझिए। अब ये रिक्तता हो गई वर्ष के मध्य में, रिक्तता हुई मध्य वर्ष के मध्य में, और ये मध्य में भी कैसे हुई थी, अभी तक तो त्याग पत्र के कारण, लेकिन अब त्याग पत्र के अलावा अन्य कारण से अंकेक्षक की अगर रिक्तता होती है, अन्य कारण कौन से होंगे दोस्तों, डिस्क्वालिफिकेशन आ जाए, वर्ष के बीच में ही वो अयोग्य हो जाए, किसी कारण से क्या हो जाए, अयोग्य हो जाए। उसको मान लो कोई कोर्ट केस चल रहा था और उसमें उसको दोषी करार दे दिया गया तो वो अयोग्य हो जाएगा। किसी दुराचार के लिए उसको दोषी करार दे दिया तो अयोग्य हो जाएगा, या उसमें के किसी रिलेटिव ने वर्ष के बीच में ही शेयर खरीद लिए तो कोई भी अयोग्यता आ गई वर्ष के बीच में, तो ये आकस्मिक रिक्तता हो गई, आकस्मिक रिक्तता हो गई, डिस्क्वालिफिकेशन आ जाए। डेथ हो गई, मर गया, तो दोस्तों अंकेक्षण कार्य कैसे करेगा, जिस दिन मर गया उसी दिन वो तो होगा, वर्ष के अंत में थोड़ी मरेगा, मृत्यु तो कभी भी आ सकती है। तो डेथ हो गई तो बीच में ही कार्य छूट गया। दिवालिया हो गया, कोर्ट ने उसको दिवालिया घोषित कर दिया,
पागल हो गया, कोर्ट ने पागल घोषित कर दिया गया, या उनकी फर्म का क्या हो गया, समापन हो गया, तो इन कारणों से दिवालिया हो गया, पागल हो गया, डेथ हो गई, डिस्क्वालिफिकेशन आ गई, या फर्म का समापन हो गया वर्ष के बीच में, तो वो हो गई त्याग पत्र के अलावा अन्य रिक्तता हो गई। और ऐसे मामले में नए अंकेक्षक की नियुक्ति कैसे होगी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अगले 30 दिन में नए अंकेक्षक की नियुक्ति करेगा। इसमें भी नए अंकेक्षक की पद की अवधि एजीएम की, अगली एजीएम की समाप्ति तक होती है। अब जो ये बीच में नियुक्त किया जाएगा ना, इसकी यहीं तक समाप्ति तक ही इसका पदावधि होगी। आज जितना समय बच गया था, पहले वाले अंकेक्षक की मृत्यु हो गई थी उस तारीख से लेके उसका जितना समय अंकेक्षण का बचा था, उतने समय के लिए ही इसकी नियुक्ति होगी। दूसरा, सरकारी अंकेक्षक की दशा में कैजुअल वैकेंसी सीएजी द्वारा 30 दिन में भरी जाएगी। कैग कैग होता है, सीए सरकारी कंपनियों में अंकेक्षक की नियुक्ति कौन करता है? कैग करता है, सीएजी करता है। 30 दिन में नियुक्ति करेगा। यदि सीएजी फेल हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगले 30 दिन में अंकेक्षक की नियुक्ति करेंगे। अब ये प्रावधान भी आपको समझ में आ गए होंगे। अन्य रिक्तता के संबंध में थे ये, अन्य कारण से रिक्तता होगी तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या करेंगे? 30 दिन में नियुक्ति करेंगे। 30 दिन में नियुक्ति करेंगे। फिर क्या होगा? इनका कार्यकाल कब होगा? पहली एजीएम के समापन से लेकर के दूसरी एजीएम के समापन के बीच में जितना उसका समय बचा है उतने समय के लिए ही होगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन में नियुक्ति करेंगे। दूसरा कार्य क्या होगा? अगर सरकारी कंपनी में अगर आकस्मिक खाली हो गया पद तो 30 दिन में कौन नियुक्ति करेगा? सीएजी करेगा। सरकारी कंपनी है तो कैग करेगा। ये नहीं करते हैं 30 दिन में तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगले 30 दिन में नियुक्ति करेंगे इस मामले में। तो ये हो गया अपना। अब दोस्तों अपन ने आज की क्लास में जो समझना था वो समझ लिया। अब एक एक पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 मिनट आपके लिए बिल्कुल साफ सुथरे पेज में उपलब्ध करा रहा हूं। एक एक पेज का स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। पेज नंबर 1 है ये, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, और दोस्तों ये पेज नंबर 7। यहां तक स्क्रीनशॉट आप सबने ले लिया होगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों आप जैसे जैसे आपके एग्जाम की डेट आगे गई है ना, आप सब निसक्रिय होते आ गए। आप सब निसक्रिय हो गए। सॉरी, एक बार वापस से आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा। मैंने देखा नहीं, स्लाइड सही से ओपन नहीं हो रही आपके सामने। अब वापस से एक बार स्क्रीनशॉट लेने दो दोस्तों। स्लाइड सही तरीके से ओपन नहीं हो रही थी, अब सही तरीके से ओपन होगी। पेज नंबर 1 अब बिल्कुल सही ओपन हो रही है। पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, और ये पेज नंबर 7। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।